हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग ने लास्ट 19 नंबर क्लास में हम लोग ने क्या स्टडी किया था, हम लोगों ने जीएसटी रेट्स को लेकर के स्टडी कर लिया था। जल्दी से रिकैप कर लेते। रेट्स ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी किया था। 0.0% होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर 0% सेट किया गया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, वेजिटेबल हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, इन सब पे जीरो, अखबार हो गया, इन सब पे क्या है 0%। फिर 0.25 हमने क्या पढ़ा था, किसके ऊपर है, रॉ डायमंड्स के ऊपर, है ना। तो ये ज्वेलरी अलग पॉइंट आ गया। अगर रॉ डायमंड्स अगर कोई परचेज सेल करता है तो 0.2% 25%। 3% किस पे है, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड एंड ज्वेलरीज के ऊपर 3% टैक्स है। 5% जो रोजमर्रा की चीजें हैं, नेसेसिटी आइटम वाली चीजें हैं, उसके ऊपर कितना लग रहा है, उसके ऊपर 5%। नेक्स्ट 12 और 18%, इन सब में जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों को रखा गया है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर 18% की बात करें, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब पे कितना लगता है 18%। कपड़े उपड़े इन सब के ऊपर भी लगता है 18 और 12% अप्रोक्स। तो ये सारे टैक्सेस यहाँ पे रखे गए। नेक्स्ट है, लास्ट है 28% लग्जरी प्रोडक्ट्स। लग्जरी प्रोडक्ट जस्ट लाइक एयर, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। और अगर हम बात करें किसकी, बाइक हो गया, कार हो गया, इन सब पे कितना लगता है, इन सब पे 28%, है ना। बाकी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल उसके ऊपर कुछ छूट है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, क्या नेक्स्ट, ये कुछ कैटेगरी ऑफ आइटम दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। 0% में क्या आता है, 5% में क्या आता है, ओके। तो ये सब हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टडी किया था। इन सब चीज़ों के बेस में भी देखो कुछ रेट्स को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसकी, आईटीसी, हम लोग ने कल पढ़ा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। व्हेन वी रिड्यूस इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स, जब हम लोग इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज आईटीसी, है ना। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा था कि अगर हमने 1,000 का परचेज किया, 100 रुपये हमने टैक्स दिया इनपुट। खरीदते समय जो टैक्स देते हैं उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, जब बेचते समय टैक्स लगता है उसको आउटपुट टैक्स। तो खरीदा हमने 1,100 में, जिसमें 1,000 रुपये सामान का दिया, 100 रुपये टैक्स का दिया, है ना। और फिर जब वही सामान हम 1,000 का बेच रहे हैं 1,500 रुपये में, है ना, तो उसके ऊपर अगेन टैक्स बन रहा है 150 रुपये। तो इस बार तो हम सेलर हैं, हम बेचेंगे तो हमें ये दोनों पैसा आएगा। ये 1,650 रुपये आएगा, जिसमें 1,500 रुपये तो मेरा है और 150 रुपये किसका है, गवर्नमेंट का है। तो जब गवर्नमेंट को हम देने जाएंगे 150 रुपये, तो गवर्नमेंट कहेगा ऑलरेडी आप खरीदते समय 100 रुपये दे चुके थे, तो आप उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी हमें सिर्फ कितना दो, 50 रुपीज। दिस इज कॉल्ड आईटीसी। यहाँ पे आईटीसी कितने की मिली, 100 रुपीज की। कितने की मिली, 100 रुपीज। 100 रुपीज मतलब क्या, वही इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की छूट मिल गई। आउटपुट टैक्स में से क्या मिला, यानी मैं जितना भी परचेज करता हूँ, जितना भी टैक्स देता हूँ, मैं अपने आउटपुट टैक्स में से उसे रिड्यूस कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स की क्रेडिट। ठीक है ना। यहाँ पे आईटीसी 100 की मिली। आईटीसी कैलकुलेशन मेथड दो होते हैं, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। मैंने ये जो सामने मेथड जो दिखाया वो क्या है, सब्सट्रैक्शन। एडिशन मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ पे टैक्स का रेट कितना है, 10% है ना। 1,000 का 10% ही ना होगा 100 रुपये, 1,500 का भी 10% होगा 150। ध्यान रहो इस वैल्यू में मैंने कितनी वैल्यू ऐड किया। अगर तुम 1,000 रुपये देखोगे, 1,000 रुपये में कितना वैल्यू ऐड किया, 500 रुपये। तो एडिशनल वैल्यू पे टैक्स लगना है। तो 500 पे 10% टैक्स निकालो, देखो कितना बनता है, 50 रुपीज। तो चाहे तुम आउटपुट में से इनपुट घटाओ, चाहे इस मेथड से कर लो। दिस इज कॉल्ड एडिशन मेथड। क्लियर। सो ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। फिर हम लोगों ने कल पूरा देखा कि सेल्स टैक्स, वैट और जीएसटी, इन तीनों में क्या फर्क है, क्यों सेल्स टैक्स हटा के वैट लाया गया, क्यों वैट हटा के जीएसटी लाया गया, ये हम लोग ने देखा। कि वह भाई जीएसटी, भाई सेल्स टैक्स में बहुत खामियां थी, उसको खत्म करने के लिए हमने वैट लाया। फिर वैट की कुछ खामियां थी जिसको दूर करने के लिए हमने लेके आए जीएसटी लेके आए। ठीक है ना। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज और वैट यानी पुराने टैक्सेस लग रहे हैं, जिसमें ये 5 प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड, पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन सब के ऊपर अभी भी पुराने टैक्सेस लग रहे हैं, एक्साइज और जो वैट। और हाँ, इसको जीएसटी लॉ में शामिल तो कर लिया, इन पांचों प्रोडक्ट को, सिर्फ इन 5 की बात कर रहा हूं मैं। इन 5 प्रोडक्ट को जीएसटी लॉ में जीएसटी काउंसिल ने शामिल तो कर लिया है, लेकिन कब से उसके ऊपर जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा और क्या रेट होगा ये अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है ना। ये किसके हाथ में है ये पावर, ये जीएसटी काउंसिल के। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएसटी के नियम कानून बनाना, है ना, उसको लागू करना, ये सब किसके पास पावर है, जीएसटी काउंसिल। मैं एक और चीज कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जीएसटी काउंसिल के पास इतना पावर है जो पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। बात समझे। हमारे संसद के पास भी उतना पावर नहीं है जितना पावर किसके पास है, जीएसटी काउंसिल। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी नियम कानून या कोई भी चीज अपडेट करना या चेंज करना या नया करना, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पहले
पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, फिर राज्यसभा होता है वहां पे जाके पास करना पड़ता है, तब जाकर के प्रेसिडेंट के साइन लगते हैं, तब जाके वो पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। क्लियर। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, लेकिन अगर आप डिस्कस करेंगे किस चीज की, जीएसटी की, तो जीएसटी काउंसिल कोई भी नियम जीएसटी का कभी भी चेंज करके उसे उसी दिन से लागू कर सकता है, उसे किसी पार्लियामेंट, किसी राज्यसभा, किसी राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं होती है। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल के पास इतना पावर है जो कि पावर किसके पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। समझ रहे? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे क्या, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की। ये इसका मतलब है हम वाइन, शराब की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रहे, ये स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आता है, इस पे कभी जीएसटी लग भी नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन जीएसटी लगा उस दिन हाफ सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट लेगा, और स्टेट गवर्नमेंट कभी ऐसा होने नहीं देगा। बात समझे? क्योंकि ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट, इसके ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। वहां पे देखो एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये इस पे क्या लगता है, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी, और वो सारा का सारा कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो इसके ऊपर कभी फ्यूचर में भी जीएसटी नहीं लग सकता। किसके ऊपर? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर। डीलर हम लोग ने पढ़ लिया था, एक अनरजिस्टर्ड डीलर होता है, एक रजिस्टर्ड डीलर होता है कंपोजिट, और एक रजिस्टर्ड डीलर होता है रेगुलर, है ना? तो ये हम लोग ने स्टडी कर लिया था कल। 40 लाख से नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर 40 लाख क्रॉस किया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन होता है, आइदर यू कैन गो इनटू द कंपोजिट डीलर, आइदर यू कैन गो इनटू द रेगुलर डीलर, है ना? तो कंपोजिट डीलर क्या है, एक ऐसा स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया है जो छोटे व्यापारियों के लिए बनाया गया, उनके ऊपर लेस कंप्लायंसेस का बर्डन डाला है, कंप्लायंसेस का बर्डन कम कर दिया, कम रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, कम डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना? बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप पहले बिजनेस कर रहे थे अनरजिस्टर्ड की तरह, उसी तरह से बिजनेस करिए। बस थोड़े मोड़े जीएसटी के नियम कानून आपके ऊपर लगाए जाएंगे, उसको आप बस फॉलो कर लो। ये है कंपोजिट डीलर, ठीक है? और रेगुलर डीलर अगर आप बन गए, रेगुलर जाहिर सी बात है, ये कंपोजिशन की स्कीम कब तक है, सिर्फ 1.5 करोड़ तक। 1.5 करोड़ अगर क्रॉस किए तब तो भाई रेगुलर डीलर में जाना ही जाना है। यानी मेरा 40 लाख क्रॉस किया ना, आइदर आई कैन गो इनटू द कंपोजिट, आइदर आई कैन गो इनटू द रेगुलर, है ना? कंपोजिट लेता हूं तो मेरे ऊपर कंप्लायंसेस का बर्डन कम रहेगा, लेकिन अगर रेगुलर लूंगा तो मेरे को कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। समझ रहे? यानी कि जीएसटी के हर नियम कानून को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। टिक। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये रेगुलर और ये कंपोजिट डीलर, ऑलरेडी हम लोग ने पिछली क्लास में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपको समझना है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसको भी हम लोग ने कल ही स्टडी किया था, जीएसटी आईएन। जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का होता है। क्या होता है? 15 डिजिट का, 15 डिजिट का। शुरू के जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होता है, फिर नेक्स्ट 10 डिजिट होता है आपका पैन नंबर, फिर इसके बाद नेक्स्ट डिजिट होता है एंटिटी कोड, यानी कौन सा बिजनेस है आपका, ठीक है ना? फिर होता है नेक्स्ट डिजिट होता है जेड, जो कि फ्यूचर यूज के लिए होता है, और लास्ट डिजिट होता है चेक डिजिट। तो टोटल मिला के 15 डिजिट का ये आपका क्या होता है, जीएसटीएन नंबर होता है। यूपी का जो स्टेट कोड है वो क्या है, 09, है ना? बिहार का क्या है, 10, 10, 9 के बाद अगला ही है ना 10 नंबर। दिल्ली का 07। मतलब अब ऐसा नहीं है मेरे को कैसे पता है, मैं एक्चुअली हम लोग एंट्रीज करते रहते तो इसलिए हमें दिमाग में, आप भी जब करने लगोगे तो आपके भी दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, एचएसएन कोड। अब क्या है, एचएसएन कोड बनाया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, है ना? पूरे वर्ल्ड की दुनिया के कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम ऑफिसर्स ने मिल करके कुछ प्रोडक्ट की कोडिंग की, कि कुछ प्रोडक्ट को जैसे एक कंट्री में कुछ और नाम से जानते हैं तो नाम से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था। तो हुआ क्योंकि सब जगह कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेजेस उसको अलग अलग नाम से पुकारते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सिंपल कोडिंग की, एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमिन। करीबन 5000 से भी अधिक प्रोडक्ट्स को वहां पे क्या किया गया है, कोड किया गया है ना? और हर कंट्री में उस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट का जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो एचएसएन कोड डालना बहुत जरूरी होता है, ताकि दूसरी कंट्री आइडेंटिफाई कर सके वो कौन सा प्रोडक्ट है। किसके थ्रू? कोड के थ्रू। नाम के थ्रू नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, जीएसटी काउंसिल इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इंडिया के अंदर भी जब इनवॉइसिंग होगी, है ना, अगर आप रेगुलर डीलर हो, आप इनवॉइस बना रहे हो, टैक्स इनवॉइस, उसमें आपको हर प्रोडक्ट का कोड मेंशन करना पड़ेगा, एचएसएन कोड। तो उस एचएसएन कोड को जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज करते थे, अब उसको किस में यूज करने लगे हम लोग, जीएसटी में भी। तो जीएसटी में कह दिया एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट, एसएससी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। जिस तरीके से प्रोडक्ट की कोडिंग की गई उस तरह से सर्विस की भी कोडिंग की गई है। तो हर एक सर्विस को एक कोड से जानते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं एसएसी, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो जब भी आप कोई सर्विस का
सर्विस प्रोवाइडर हो आप, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वोडाफोन हूँ तो मैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा कोड अलग होगा। बात समझे कि नहीं सर? मैं सपोज करो ऑटोमोबाइल सेक्टर हूँ, मैं बजाज कंपनी हूँ, तो बजाज क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग दे रहा है, तो उसकी सर्विस का क्या होगा, कोड अलग होगा। फिर आप कंप्यूटर की सर्विस दे रहे हो तो कंप्यूटर की सर्विस का कोड अलग है, एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे हो तो उसका कोड अलग है, तो सबका अलग अलग कोड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है मार्केट में दो ही चीजें खरीदी और बेची जाती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट के लिए एचएसएन कोड है और सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड है। यहां तक हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अब अगर हम देखें थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में कि भाई आज हम लोग को स्टडी करना है कि जीएसटी आने से क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पे तो दे रखा है विन विन सिचुएशन फॉर स्टेक होल्डर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है यूजर्स, या फिर कह लो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है हु आर गेट इंटरेस्टेड। जीएसटी आने से कितने लोग का उसमें हित है, या फिर कह लो कितने लोग उससे क्या अफेक्ट होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है ये तीन लोग, कौन कौन? सबसे पहले इंडस्ट्री, है ना? सेकंड नंबर गवर्नमेंट, थर्ड नंबर, है ना? जीएसटी आने से ये तीनों लोग अफेक्टेड हैं कि नहीं है? सो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टेक होल्डर्स। क्या बोला जाता है, स्टेक होल्डर। तो अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर को फायदा हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री, सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है क्या इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट हुआ। तो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हुआ, कॉमन मार्केट हो गया, जो बॉर्डर की दुकानों को फालतू का जो टैक्स क्रेडिट, मान लो मेरा ही बिजनेस है और मैं हर स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ, तो वहां कोई और टैक्स दे रहा हूँ, यहाँ कोई और टैक्स दे रहा हूँ, किसी स्टेट में मेरा सामान महंगा बिक रहा है, किसी स्टेट में मेरा सामान सस्ता बिक रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये कॉमन मार्केट। नेक्स्ट कॉमन टैक्स का रेट हो गया। अब वो गुड्स मैं कहीं बेचूं, ऐसा नहीं कि यूपी में कोई और रेट लग रहा है, वहां कोई और रेट लग रहा है, तो मुझे क्या होता है 10-10 तरह के रेट्स मुझे ध्यान में रखने पड़ते हैं। अब ऐसे क्या सिंगल रेट हो गया, पूरे इंडिया में कहीं से भी बेचेंगे सेम रेट लगेगा, तो ये सबसे बढ़िया चीज हो गई। कॉमन टैक्स प्रोसीजर हो गया, है ना, जिससे ना बिजनेसमैन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा अपने बिजनेस पे, बशर्ते इन सारे नियम कानून के ऊपर ज्यादा दिमाग उसे नहीं लगाना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो अपना सारा दिमाग कहाँ फोकस करना चाहता है, बिजनेस पे, न कि ये सारे टैक्स के प्रोसीजर्स के ऊपर, है ना। तो अगर एक कॉमन टैक्स रहेगा, कॉमन प्रोसीजर रहेगा, उसके दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है यार ऐसे से करना है, दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आपको ये दिखी गया कॉमन मार्केट, ये तो पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। नाउ नेक्स्ट कंप्रिहेंसिव इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चैन, है ना। एक डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर के नहीं। तो हर एक डीलर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर डीलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, इन सब को आईटीसी इत्मीनान से पूरे वैल्यू चैन में मिलता है। वैल्यू चैन मतलब इन द सेंस क्या, सामान मैन्युफैक्चरर से कहाँ पे गई, होलसेलर, तो मैन्युफैक्चर भी तो रॉ मटेरियल खरीदता है, तो जितना भी परचेज करेगा उसके ऊपर जितना इनपुट टैक्स देगा उसको उसकी आईटीसी मिल जाएगी। फिर होलसेलर खरीदेगा किससे, मैन्युफैक्चरर से, तो जो खरीद के बेचेगा तो खरीदा तो उसमें टैक्स देगा ना, उसकी भी आईटीसी उसको मिल जाएगी। फिर रिटेलर भी खरीदेगा होलसेलर से तो उसकी भी आईटीसी उसको मिल जाएगी, है ना। तो सबको लाइन बाय लाइन आईटीसी मिलती जाएगी, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो आईटीसी हर एक चीज की मिली थी कि पहले क्या था, एक्साइज, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो एक्साइज की आईटीसी नहीं मिलती थी कभी, है ना। तो अब क्या, एक्साइज तो खत्म, तो जीएसटी आ गई, अब चाहे बनाओ चाहे बेचो हर जगह क्या लगना है, जीएसटी। तो आईटीसी आपको पूरा मिलता है, किसी भी चीज की आईटीसी आपकी बचती नहीं है। बेटर कैश फ्लो, बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना। अब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था पीछे की, परचेज किया 1000 रुपए का सामान, 100 रुपए टैक्स दिया, बेचा 1500 में, 150 रुपए टैक्स, तो 150 रुपए जब हम देने गए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, 100 रुपए रखे रहो, 50 रुपए दे दो। और अगर ऐसा होता 150 ले लेती है फिर बाद में 100 रुपए देती, तो उससे मेरा कैश फ्लो बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? तो कैश मेरे पास है, कैश मेरे पास है, इससे बेटर कैश फ्लो होगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब वो पैसा, वो कैपिटल जो तुम्हें डेली डेली की डे टू डे के खर्चों को मैनेज करने के लिए चाहिए। तो डे टू डे के बिजनेस के अपने कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को बेयर करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैश हमें चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अगर नहीं समझ रहे हो ऐसे समझ लो, आप सभी लोग स्टूडेंट्स हो, हर दिन के खर्चे के लिए आपको कुछ जेब में कैश चाहिए, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। वो क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल है। तो सीधे बिजनेस के भी हर दिन के कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, कुछ कैश की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला जो होता है वो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। व्हाट इज दैट, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। खैर, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो गया। नाउ नेक्स्ट, आप सभी को पता है इंडस्ट्री को अब डिपार्टमेंट आना जाना की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे कंप्यूटर पे ही, लैपटॉप पे ही, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी ड्राइवन है ना।
वेबसाइट खोला, आईटीआर फाइल किया। रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेस, अब अधिकारी या किसी बाबू को फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, आप अपना घर से ही बैठे के अपना रिटर्न फाइल कर लेंगे। नेक्स्ट, स्पीडी डिसीजन, फिर आप अपने डिसीजंस भी क्या कर सकते हैं, तेजी से ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करें, ये तो था बेनिफिट्स टू इंडस्ट्रीज। अब सॉल्व होता है गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ। तो गवर्नमेंट को बेनिफिट देखिए, तो आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया, कोई भी टैक्सेस बनते हैं, रिफॉर्म होते हैं, है ना। और टैक्सेस पता है ना किसकी रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू। तो कोई अपनी रेवेन्यू खत्म करना चाहेगा। आप कल को नौकरी शुरू करोगे, हो सकता है 10-12 हज़ार से शुरू करो, और फिर क्या चाहोगे, आपकी फिर सैलरी और उससे डाउन हो कि ऊपर जाए, ऊपर जाए। आपने 20 से ज्वाइन किया, तो आप सोचोगे अगली नौकरी किस पे हो, कम से कम 30 पे हो, उससे आगे जॉब कितने पे हो, कम से कम 50 पे हो। दैट मीन्स आप भी ग्रो करना चाहोगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को डाउन करना चाहती है कि रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है। तो आप अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट भी रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। और टैक्सेस रिफॉर्म क्यों किए जाते हैं, बिकॉज हमको दिख रहा था हाँ टैक्सेस में हमें प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ टैक्सेस भी कम आ रहे हैं, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्यों ना सिंप्लीफाई करके देखते हैं इससे टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। बिल्कुल सही है, जितना सिंप्लीफाई करोगे, जितना कम टैक्स चार्ज करोगे, उतना ज़्यादा कलेक्शन होगा। ये सही चीज़ है। लोग सोचते हैं टैक्स का रेट कम करने से क्या होता है, या प्रोसीजर सिंपल करने से क्या होता है, फिर टैक्स नहीं आ सकता, या फिर सपोज करो लोग टैक्स की चोरी ना, कम टैक्स होगा, लोग दे के खत्म करेंगे। ज़्यादा टैक्स बर्डन डाल दोगे ना, तो वो सोचेंगे टैक्स की चोरी करना। अभी तुमको 10,000 मिले, हुआ कि 50% किसी को देना पड़ेगा, तो तुम कोशिश करोगे कि 50% ना ही देना पड़े। लेकिन तुम्हें अगर 10,000 मिलेगा, अगर तुम्हें देना है सिर्फ 5%, या फिर सपोज करो पॉइंट मतलब 5% या 2% है, तो दे के खत्म करोगे, है ना, उसको बैठ के चोरी करने नहीं जाओगे। तो सेम चीज़ है। तो बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट हुआ, बूस्ट टू मेक इन इंडिया। अब बाहर की कंपनी जो भारत में आके आने से पहले डरती थी कि भैया यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करो, सेल्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करो, इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन, 10 तरह के तो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ऐसा है, हम अपनी कंट्री में बनाएंगे, इस कंट्री में ले जाकर एक्सपोर्ट करके बेच देंगे। तो यहाँ पे प्लांट लगाना बेहतर नहीं समझते थे। अब क्या हुआ, अब वो भारत में आएंगे, यहीं बनाएंगे, दैट मीन्स मेक इन इंडिया, इसको प्रमोट, है ना। तो इसको प्रमोशन मिला। कई तो भारतीय कंपनी भी ऐसा करती थी, उनको लगता था यहाँ पे लाएंगे, रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे चाइना से या कहीं से, है ना, और फिर यहाँ बनाएंगे, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग का जीएसटी, ये जीएसटी, वो जीएसटी, ऐसा है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चाइना में उन्हीं को दे देते हैं, वही बना के भेज देंगे, सीधे हम भेज देंगे, दैट्स इट। ठीक। तो इंडियन कंपनीज भी बहुत सारी ऐसा करती थी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो वहीं से सीधे मैन्युफैक्चर करके लाती थी, बस यहाँ पे लेबल चिपकाती थी और बेच देती थी। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे भी टैक्सेस कम है, तो अब क्यों ना हम यहीं पे प्लांट लगा दें, अब यहाँ पे बनाए। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो मेक इन इंडिया को बूस्टअप मिला, जीरो रेटेड। आपको पता है एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लिखा है एक्सपोर्ट, पहले भी नहीं लगता था, ऐसा नहीं है, पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता है, जीरो रेटेड है, बूस्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को भी एक बूस्ट अप मिला, और फिर इम्प्रूव बीओपी। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा कम करेंगे, तो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग इक्वल हो, इतना डॉलर हमने पे किया, उतने डॉलर हमें मिल भी गए, तो ठीक है ना फिर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो बैलेंस इंप्रूव हुआ हमारा, बीओपी, एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा। टैक्स बॉयंसी, है ना, मैक्सिमम लोग अब टैक्स को का जो कंप्लायंसेस है उसको अब कंप्लीट कर रहे थे, पहले इतना नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब तो हर चीज़ पहले तो आधार से जुड़ चुकी है। फिर आधार को इन्होंने पहले तो पैन से जोड़ा, पहले आधार बनाया, फिर आधार को पैन से जोड़ा, फिर इसके बाद अब सारा का सारा डिटेल आपका, और प्लस आपका जीएसटी रिटर्न सब ऑनलाइन करना है। तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, अब ऑनलाइन हो गया, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप आईटी से डरते हो, सब लोग आईटी से डरते हैं। आप अगर अपने पेरेंट्स की बात करो, वो बैंक का ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि ऐप डाउनलोड करें कोई हैक ना कर जाए, बहुत पैसा है ना। तो जाहिर सी बात है वो डरते हैं, तो डरते हैं इन सब चीज़ों से, है ना। आप लोग नहीं डरते, आप लोग तो नई टेक्नोलॉजी, आप लोग को पता है ये सब चीज़ें कैसे हम बचा सकते हैं, बट उन्हें नहीं पता है, तो वो नहीं डाउनलोड करना। आज भी वो जाते हैं बैंक में पासबुक लेने, कि पासबुक पे प्रिंट करा दीजिए, पासबुक पे प्रिंट कर दे, देख लें क्या क्या हुआ था ट्रांजेक्शन। अब तो बैंक वाले भी सारे कह रहे हैं पासबुक वासबुक नहीं देंगे, हाई ऐप लीजिए, डाउनलोड करिए, चेक करिए। अब सोचो वो लोग क्या करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो टैक्स बॉयंसी मतलब हो गया, अब मैक्सिमम लोग क्या करने लगे, टैक्स के प्रोसीजर्स कंप्लायंसेस को क्या करने लगे, कंप्लीट करने लगे। ठीक है ना, तो लोगों की संख्या बढ़ी, है ना। पहले अगर 100 लोग देते थे, तो अब 150 लोग टैक्स का नियम कानून फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
अब इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन हो गया। पहले सर्विस पे अलग टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स, और गुड्स के ऊपर लगता था वैट। तो पता लगा कभी वैट ज्यादा आया, सर्विस टैक्स कम, तो कभी सर्विस टैक्स ज्यादा आया, वैट कम। अब तो आपको पता है दोनों पे एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी 50% बढ़ जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब तो दोनों पे ही क्या लगता है, जीएसटी। अब दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। नहीं समझे? पहले गुड्स के ऊपर अलग लगता था ना वैट, तो वैट आया 4 लाख, ये कितना आया, सपोज ये 10 लाख आया सपोज, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सर्विस टैक्स ज्यादा हो गया और वैट कम का कलेक्शन कम हुआ। तो कभी मतलब वैट का कलेक्शन ज्यादा हो गया, कभी सर्विस टैक्स का कलेक्शन कम हो गया। ठीक है ना? अब क्या है, अब तो दोनों पे एक ही चीज लगती है। अब अगर 10 लाख आ रहा है तो पूरा का पूरा क्या है, दोनों का मिला के ही तो आ रहा है। अब इक्विटेबल हो गया, क्या हो गया, इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, सही ना? अब बिजनेस करना हुआ आसान, बस एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना? तो ये था आपका क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये तो था गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ। अच्छा, एक चीज जो उसमें बेनिफिट नहीं लगा, रेवेन्यू भी गवर्नमेंट की क्या हुई, बढ़ी। ठीक है ना? जीएसटी आने से वो 10 तरह की जगह से पैसा आने की जगह अब एक जगह से ही पैसा आ रहा है, लेकिन ज्यादा पैसा आ रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, बेनिफिट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, हम आपको क्या फायदा हुआ। आई थिंक आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, तो मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चीपर गुड्स एंड सर्विसेज, अब हुआ कि नहीं हुआ वो आपको चेक करना होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है, अब चूंकि बुक में है तो मुझे पढ़ाना है, क्लैरिटी ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को एक चीज तो क्लियर है, हम कोई सामान खरीदेंगे बिल में जीएसटी बस होना चाहिए, कुछ और नहीं होना। कुछ और होगा तो अब कस्टमर पूछता है ये कौन सा टैक्स जोड़े हो। बात समझे? पहले तो नहीं पता था। पहले क्या था, अरे जो भी होगा बिल में टैक्स, अच्छा होगा, सही होगा। तो कई बार क्या होता था, डीलर फर्जी टैक्सेस लगा के आपसे वसूल लेता था, और होता भी था, रियलिटी में होता था। ठीक है ना? कई बार तो वो सब चीजें अब खत्म हो गया। कम से कम कंज्यूमर भी अवेयर है कि हाँ भाई बिल के अंदर बस क्या होना चाहिए, जीएसटी। ठीक है? बूस्ट डोमेस्टिक डिमांड, जाहिर सी बात है जब चीजें सस्ती हुई, लोगों के पास पैसे बचे, तो फिर और चीजें खरीदने की उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। और जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ी तो क्या होगा, बूस्ट डोमेस्टिक डिमांड। भारत में जो खपत है, भारत की जो डिमांड है वो क्या हुई, बढ़ी। बढ़ी तो जाहिर सी बात है उससे क्या फायदा होगा, इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा, फिर उन्हें और इंडस्ट्रीज लगानी होगी, फिर इसके बाद और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? डिमांड खत्म हो जाती है जब कोविड जैसी स्थिति आ जाती है। तो कोविड जैसी आपने स्थिति देखी होगी कि जिस टाइम पे हमारी डिमांड लगभग खत्म थी, बस एक डिमांड थी, ऑक्सीजन बस टाइम से मिले। एक चीज की डिमांड थी, है ना? तो देन इन द सेंस क्या, उस समय हमारी सारी डिमांड्स खत्म थी, हमें कोई पिज्जा कोई बर्गर नहीं खाना था, हमें सिर्फ काढ़ा पीना था, है ना? और क्या चीज चाहिए था, मतलब नेचुरल चीजों पे हमको ज्यादातर, मतलब बात समझ रहे हैं ना सब लोग। उस समय डिमांड, और उस समय ध्यान रहे, उस समय हुआ क्या था, एक खासियत पता है, उस समय आपने देखा था टीवी पे एडवर्टीजमेंट तो नहीं आ रहा था, उल्टा एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट आ रहा था कि आप एडवर्टीजमेंट दें। कोई इंडस्ट्रीज एडवर्टीजमेंट नहीं लगा कर रही थी, तो इन द सेंस ब्रॉडकास्ट वाले बोल रहे थे कृपया करके एडवर्टीजमेंट दीजिए। आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, हम लोग ध्यान देते थे। तो इंक्रीज, खैर यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड एकदम खत्म हो गई थी, इंडस्ट्रीज काफी लॉस में जा रहे थे, है ना? आपने देखा था सब कुछ। तो अब क्या हुआ, जीएसटी आने से थोड़ा सा ये इम्प्रूव हुआ। अब वो कोविड का एक पॉइंट अलग है, वो सब तो क्या है, एब नॉर्मल केसेस है। नेक्स्ट, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, जीएसटी जिसने पढ़ा, जीएसटी जिसने समझा, उससे क्या हुआ, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। जो लोग टैक्स का कंप्लायंसेस नहीं कर रहे थे, अब वो भी कंप्लायंसेस कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक बंदे की जरूरत है जो उनका रिटर्न उटर्न फाइल करे। तो इससे क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना? क्योंकि एक सीए सारे कस्टमर को हैंडल नहीं कर सकता, हमारे देश में इतने सीए भी नहीं है कि हम हर एक बिजनेस का वो सारा का सारा हिसाब किताब रखें। और अगर वो हर एक छोटे छोटे बिजनेस का अगर हिसाब किताब रखेंगे और वो 500 रुपये में उनका काम चलेगा नहीं, तो 500 1000 रुपये वो फीस नहीं लेते हैं, वो जायज़ होता है, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। और हर एक छोटा बिजनेसमैन या नॉर्मल बिजनेसमैन इससे ज़्यादा फीस देता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ऐसे आप जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर बीच में खड़े हो जाते हैं कि ठीक है हम खड़े, हम इनको हैंडल कर लेंगे। बात समझे? आप लोग जब जीएसटी प्रैक्टिशनर बनते हो, आप लोग ये सब काम कर सकते हो। तो ये जितने भी छोटे छोटे कस्टमर, ये डीलर्स हैं, ये आराम से आपके क्लाइंट बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना या ये सब काम करने के लिए सीए होना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जीएसटी की अच्छी नॉलेज चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्या है,
बस आपने देखा ये फायदा क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है ना। अ, तो इस पे एक छोटा सा वीडियो है। आई होप सो, आई थिंक वीडियो हम लोग बाद में देख लेंगे, वीडियो स्टडी बाद में कर लेंगे, उसके आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई भी हम लोग को चेक करना। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? देखिए, कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विस या दोनों को हम साथ में सप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई। जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट या सर्विस या दोनों को हम साथ में कंबाइन देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, जो कि क्या है? नेचुरली बंडल है, जिनको साथ में देना पड़ता है, वो अलग अलग नहीं बेच सकते। अगला क्या है? वन ऑफ द सर्विस आर गुड्स और प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें से कोई एक चीज प्रिंसिपल सप्लाई है। आप सोचते हैं नहीं समझ में आया, सिंपल एग्जांपल देख लो। मोबाइल, आप मोबाइल खरीदते हो, एक डब्बे में आती है, उस डब्बे के अंदर क्या क्या होता है? मोबाइल होता है ना, उसका पैनल होता है या कवर होता है ना, और फिर उसके अंदर सिम इजेक्टर होता है, फिर मैनुअल होता है, फिर चार्जर होता है, ये होता है ना। तो ये जो बॉक्स में ये सारी चीजें आती है ना, ये क्या हो गया? ये कंपोजिट सप्लाई है। टीवी खरीदते हो तो टीवी मिलता है, रिमोट मिलता है, स्टैंड मिलता है, हैंगर मिलता है। तो व्हाट इज दैट? कंपोजिट सप्लाई। व्हाट इज दैट? कंपोजिट सप्लाई। सवाल उठता है, आपको पता है रिमोट का जीएसटी का रेट अलग है, टीवी का जीएसटी का रेट अलग है, स्टैंड जो लोहे की आती है उसका स्टैंड, उसका जो जीएसटी का रेट अलग है। तो सवाल उठता है जीएसटी कैसे चार्ज करोगे फिर? क्योंकि जब टीवी बेची जाती है ना, तो टीवी में सबका अलग अलग प्राइस नहीं होता, सबका कंबाइंड वैल्यू होता है, एक कॉमन प्राइस आप पे कर रहे होते हो, समझ रहे हो ना। टीवी के ऊपर एक सिंगल प्राइस लिखी होती है, इतने रुपए, उसी में आपको वो सारी चीजें मिलेंगे। मोबाइल खरीदते हो सिंगल प्राइस होती है, उसी में वो सब कुछ मिल रहा होता है। तो जीएसटी सॉल्व तक कौन सा लगेगा? तो ध्यान रहे, पहला नंबर वो सब नेचुरली बंडल्ड है, सही है ना, साथ में बेचे जाएंगे। ऐसा नहीं मैं आपको टीवी से बेचूंगा, रिमोट नहीं दूंगा सर, स्टैंड नहीं दूंगा, हैंगर नहीं दूंगा, है ना, वो अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। बात समझे? तो ऐसा तो नहीं होता ना, वही नेचुरली बंडल्ड होते हैं सर। अगला क्या है? उसमें कोई एक चीज तो प्रिंसिपल सप्लाई होता है। आप क्या खरीदने गए थे? रिमोट, स्टैंड, हैंगर? नहीं, क्या खरीदने गए थे? टीवी। दैट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। क्या खरीदने गए थे? चार्जर, सिम इजेक्टर, मैनुअल? नहीं, क्या खरीदने गए थे? मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है ना, तो बस इसी कंसेप्ट पे इसका टैक्स का रेट है। जो प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट होगा, वही कंप्लीट पे लग जाएगा। समझ रहे हो? अगर उसके हैंगर पे 12% लगता है, टीवी पे 18 लगता है, तो हैंगर के ऊपर भी टोटल, जब टोटल वैल्यू की जाएगी, उसमें हैंगर की वैल्यू भी इंक्लूड की जाएगी, उस टोटल वैल्यू पे कितना लगने लगेगा? 18%। जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट है, वही टोटल पे चार्ज होगा। मोबाइल का जो जीएसटी का रेट है, वही सारी चीजों के ऊपर चार्ज हो जाएगा। आप एक बाइक खरीदते हो, क्या खरीदते हो? बाइक। तो बाइक जब खरीदते हो तो बाइक मिलती है, उसके साथ याद है एक लूज टूल्स मिलता है, उसके अंदर रेंज प्लास, वो सब का जीएसटी रेट अलग है। वो लग्जरी चीज़ नहीं है। जो रिंच प्लास व्लास है, वो सब क्या होता है? वो लूज टूल्स होते हैं, और फिर इसके अंदर उसकी फर्स्ट एड किट भी डालते हैं, गिरोगे मलहम पट्टी भी कर लेना। प्लस 5 सर्विसिंग फ्री मिलती है, 5 सर्विस फ्री। तो यहाँ देखो, प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी मिल रहा है, उन सब की वैल्यू कंबाइन की जाती है, और फिर उसके ऊपर एक सिंगल रेट जीएसटी लगता है। बताओ कौन सा लगेगा? जो बाइक का जीएसटी रेट है 28% है, तो 28 टोटल पे लग जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे ट्रेन टिकट विद इंक्लूडिंग मील, है ना। कई ऐसे ट्रेनें चलती है जिसमें आप अगर टिकट बुक करो, उसमें आपको खाना भी मिलता है। जैसे मान लो मैंने शताब्दी बुक किया, तो शताब्दी में आपको खाना भी मिलता है। अब आप कहते हो नहीं सर, हमको बस शताब्दी का खाना खाना है, ट्रेन का सफ़र नहीं करना है, तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना, तो आप लोगे टिकट में आपको दोनों देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। और जीएसटी का रेट क्या है? इस पे अलग जीएसटी रेट है, और ट्रेन की सर्विस पे अलग जीएसटी रेट है, तो टोटल पे कितना लग जाएगा? वही टैक्स का रेट लगेगा, जो टैक्स का रेट किस पे है? क्योंकि आप सफ़र करने गए हो, आपको आपको क्या करना है? सफ़र मतलब वो सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, यहाँ सफ़र का मतलब जर्नी की बात कर रहा हूँ। जर्नी करने जाओ तो जर्नी का जो जीएसटी रेट है 5%, वही उस पर भी लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फूड पे भी लग जाएगा। कहने का मतलब है रूम विद ब्रेकफास्ट, है ना। कई बार रूम बुक करो तो ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है ना। तो ये भी कंपोजिट सप्लाई है। जब कोई गुड्स सप्लाई करते हो, तो गुड्स के साथ साथ उसका इंश्योरेंस भी किया जाता है ना, तो वो टोटल क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई। बाकी ये टीवी और ये रिमोट, पिक्चर थोड़ा ऑड है मैं जानता हूँ, इस टीवी के साथ कौन रिमोट चलाएगा? ठीक है ना, जाके डायरेक्टली हाथ से ऐसे घुमा देना,
ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो टीवी विद रिमोट ये भी क्या है, कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल है। और कोई कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल आप लोग के जहन में आ रहा है, कोई दिमाग में आ रहा है तो बताएं। नहीं आ रहा है? हर एक बेसिक चीज़ है सर कंपोजिट सप्लाई। आप जाते हो आटा खरीदते हो, आशीर्वाद का आटा, तो क्या खुलता देता है? नहीं ना, पैकेट में होता है ना, वो बकायदा प्लास्टिक का जो पैकेट होता है, बोरा होता है, उसमें पैक्ड रहता है। तो आप जब लेते हो ना, तो आटा तो मिल रहा है, साथ में वो पैकेट भी मिल रहा है। कंपोजिट सप्लाई है सर। कंपोजिट, तुम क्या खरीदने गए थे, पैकेट कि आटा? आटा ना। तो उस पैकेट के ऊपर जीएसटी का रेट अलग है, ध्यान रहे। आटे के ऊपर मैं बताया था कल, आटे के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी है? 5%। और वो जो पैकेट होता है उसके ऊपर 12%। 12 या 18 देख लेना कितना होता है बैग के ऊपर। तो उस टोटल के ऊपर कितना लग जाएगा? 5% लगेगा। आप समझे कि नहीं समझे? तो हर चीज़ तो कंपोजिट सप्लाई है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ तक सबको क्लियर? नेक्स्ट, आप एक पेप्सी भी खरीदने जाते हो ना, पेप्सी बॉटल में आती है सर, प्लास्टिक का बॉटल, उसका जीएसटी रेट अलग है। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जीएसटी रेट, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर 28% जीएसटी लगती है। एरेटेड वाटर है ना वो, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी, प्लस उसके ऊपर एक और चीज़ लगता है, सेस। सेस के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। वो होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो 12% लगता है। यानी टोटल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर 40% टैक्स लगता है। ठीक है? अब बॉटल के ऊपर भी कितना लग जाएगा, वही सेम। समझे? एक बॉटल। नेक्स्ट, हाउ टू हाउ कंपोजिट सप्लाई विल बी टैक्स्ड, ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन है, ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, ऑल सप्लाईज विल बी टैक्स्ड एट रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही सब पे अप्लाई हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मिक्स सप्लाई? द डेफिनेशन इज सेम, क्वाइट सेम एज कंपोजिट सप्लाई। क्या है डेफिनेशन इसकी? जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट या सर्विस या दोनों हम साथ में सप्लाई कर रहे हैं, है ना, विच इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, जो क्या नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है, वही क्या होगा, मिक्स सप्लाई। जो कंपोजिट नहीं है तो मिक्स सप्लाई होगी। अब कंपोजिट सप्लाई में क्या पता, दो फीचर पड़ा था, ये एक चीज क्या पड़ा था, एक फीचर था वो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, तो ये नहीं होंगे नेचुरली बंडल्ड। दूसरा, उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई, इसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं दिख रही है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग आजकल जाते हो बेकरी शॉप पे, गिफ्ट पैकेट रखा था, एक गिफ्ट का बकेट देखे होगे। तो उस बकेट में, उस बास्केट में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक रहता है, एक कोल्ड ड्रिंक का एक दो कैन डाल देंगे, चॉकलेट्स डाल देंगे, चिप्स के पैकेट्स डाल देंगे, उसको बढ़िया से रैप करके एक पैक बना देंगे। दैट इज अ मिक्स सप्लाई। और अगर नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं, आपको पता है दिवाली, होली, ईद ये सब आता है, तो क्या होता है उसमें, एक एक हल्दीराम के डब्बे आ जाते हैं, मिठाई होती है, नमकीन होती है ना, उसमें एक दो रसगुल्ले के डब्बे डाल देंगे, और फिर क्या करते, कुछ स्नैक्स डाल देंगे, और एक सिंगल प्राइस में देंगे। सही कि नहीं सही है? व्हाट इज दैट? मिक्स सप्लाई। समझे? वो मिक्स सप्लाई है, वो कंपोजिट नहीं है। वो कंपोजिट नहीं, यानी कि दुकानदार ने उसको जबरदस्ती मिला के बनाया है। तुम किसी सिनेमा हॉल में बैठते हो, बैठते होता है, इंटरवल होता है, इंटरवल में आता है दो कोल्ड ड्रिंक, है ना, दो कोल्ड ड्रिंक के साथ एक समोसा, कॉम्बो पैक फ्री, है ना, ऐसा कॉम्बो पैक करके बनाते हैं ना सब। वो जो कॉम्बो पैक आता है ना, वो एग्जैक्टली क्या है, वो भी है मिक्स सप्लाई। वो डीलर ने बनाया है, वो कोई नेचुरली बंडल नहीं है। ठीक है ना? अब आजकल शादी ब्याह का सीजन है, तो उसमें जाहिर सी बात क्या होता है, वहाँ पे क्या एक एक डब्बे बनाएंगे, ज्वेलरी वाले डब्बे होंगे, ज्वेलरी वाले डब्बे होंगे, अंदर होगा एक पैंट का कपड़ा, एक शर्ट का कपड़ा, है ना, गिफ्ट देने के लिए, है ना। तो लड़की वाला पक्ष और लड़के वाला पक्ष जो भी आपस में करते हैं, इन द सेंस क्या होगा, ज्वेलरी वाला डब्बा है, लगेगा ज्वेलरी दियो, जैसे ज्वेलरी का डब्बा आई, शर्ट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा, तो वो भी क्या है, मिक्स सप्लाई। इस तरह से दुकानों पे बिकता है। सूट का एक डब्बा बना देंगे, उसमें सूट के कपड़े होंगे, प्लस उसमें एक टाई होगी, उसमें एक शर्ट का कपड़ा होगा, और एक डब्बे में पैक कर देंगे, है ना। मुझे इसलिए याद है कि मेरी शादी में यही सब हुआ था। सब सोचे थे ज्वेलरी का डब्बा, अंदर क्या था, पैंट और शर्ट। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई समझिए, आपने जबरदस्ती उसको मिक्स बनाया है, वो है नहीं। ठीक है? नेक्स्ट, मिक्स सप्लाई टेस्ट कैसे करोगे? सप्लाई टू और मोर गुड्स और सर्विसेज टुगेदर, टू सप्लाईज डोंट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। सवाल उठता है इसमें सर, जीएसटी का रेट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? एग्जाम्पल ये दिया है, मान लो एक वॉलेट, एक वॉच और एक टाई, इनको कॉम्बो बना के एक पैकेट, एक गिफ्ट बना दिया, और उस पर एक प्राइस, सिंगल प्राइस डाल दी गिफ्ट देने के लिए। सही कि नहीं सही है? व्हाट इज दिस? मिक्स सप्लाई।
जीएसटी रेट कौन सा है पता चला, वॉच के ऊपर अलग जीएसटी का रेट है, टाई के ऊपर अलग जीएसटी रेट है, और वॉलेट के ऊपर अलग जीएसटी रेट है। सब पे कौन सा लगेगा? तो गवर्नमेंट ने इसका सिंपल आंसर दिया, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अब तुम लोग बताओ वॉच के ऊपर कितना जीएसटी रेट है? सबके पास गूगल है, गूगल करके बताओ वॉच के ऊपर कितना जीएसटी है। रिस्ट वॉच, कौन सा वॉच? रिस्ट वॉच के ऊपर जीएसटी रेट क्या है? तुमको तो अभी रिस्ट वॉच मिला था ना, जीएसटी रेट क्या था उसका? अच्छा कोई इसको चेक कर ले, टाई का जीएसटी रेट। टाई तो गारमेंट्स में आएगा ना, इस पे 18 18%। ओके इस पे 18% है। नेक्स्ट वॉलेट के ऊपर, हाँ टाई पे कितना है? 5 मतलब वो अन वाला होगा, और रेडीमेड वाला लेते हैं, रेडीमेड वाला लेते हैं 12% कर लेते हैं, और वॉलेट पे भी 12 है। अब बताओ टोटल के ऊपर कितना लगेगा? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। फिर चूंकि दुकानदार वाले बहुत ऐसा करते हैं, कॉम्बो कर करके बेचते हैं। वो जो नहीं बेकरी शॉप पे जाओगे तो डब्बे में पैक बना के बेचते हैं एक सिंगल प्राइस पे। तो फिर उन्होंने सोचा जब ऐसे करेंगे तो जीएसटी का रेट तो हाई लग जाएगा, फिर तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है इन द सेंस हम सोचे थे चीज़ों का दाम थोड़ा कंबाइंड में देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, अलग अलग रहता है तो प्राइस ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा कम करेंगे अट्रैक्ट होगा और बिक जाएगा। अब जीएसटी का रेट हाई लगेगा तो फिर से वापस रेट वही चला जाएगा। यहाँ देखो कितने का फर्क हो रहा है, यहाँ 6% एक्सेस हो जा रहा है, यहाँ पे भी 6% एक्सेस हो जा रहा है, तो प्राइस बढ़ेगी ना। तो इसका दुकानदारों ने सॉल्यूशन बना दिया। क्या सॉल्यूशन निकाला? देंगे तो हम कॉम्बो, बिलिंग करेंगे सबका अलग अलग, देंगे क्या कॉम्बो, लेकिन बिलिंग करेंगे तो सबका सेपरेट सेपरेट, तो जिसका जो जीएसटी रेट है वही लगेगा। कुछ समझे? तो ऐसा भी कई जगह होता है। नेक्स्ट, हाउ मिक्स सप्लाई विल बी टैक्स्ड, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई ऑल सप्लाई विल बी टैक्स एट रेट ऑफ हाईएस्ट रेट अमंग्स ऑल सप्लाई। समझ गए? तो कंपोजिट सप्लाई भी सबको समझ में आ गई। एग्जांपल है लैपटॉप विद बैग। मिक्स और कंपोजिट जल्दी बताओ, मिक्स है कि कंपोजिट? नेक्स्ट, वही है सेम है, छोड़ो, वापस आते हैं। नाउ व्हाट इज जीएसटी रिटर्न? जीएसटी रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जीएसटी रिटर्न का मतलब होता है ब्यौरा। हम गवर्नमेंट को क्या देंगे? ब्यौरा देंगे। कब देते हैं? नॉर्मली हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? रेगुलर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रेगुलर। क्योंकि आप लोग को जब जॉब मिलेगी ना, आप लोग किसकी जगह जॉब करोगे? कंपोजिट डीलर वाला आपको ज़्यादा सैलरी नहीं देगा, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आपको कहाँ काम करना है? कंपनीज में। वहाँ टर्नओवर क्या होता है? ऊपर 1.5 करोड़ से ऊपर, ऐसी जगह पे ही काम करना है, ध्यान रहे। तो वहाँ पे आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस करना है, हालांकि कंपोजिट वाला भी मैं बताऊंगा। फिलहाल रिटर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। आपको ट्रांजेक्शन्स की डिटेल देनी होती है, किसको? गवर्नमेंट को। सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, गवर्नमेंट ने कहा सेल्फ असेसमेंट है, गवर्नमेंट कोई नहीं आएगी आपके पास चेक करने। आपको खुद बताना है कि पिछले महीने आपने कितने की सेल की, खुद बताना है, सेल्फ असेसमेंट। खुद असेस करिए। सेल्फ असेसमेंट एक बहुत बड़ा पावर है ना, जो आपको दिया गया है असेसीज को। गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा? हम लोग के असेसी, असेसी मतलब टैक्स पेयर, असेसी मतलब क्या होता है? टैक्स पेयर। असेसी, गवर्नमेंट ने माना कि हमारे असेसी ईमानदार है, हमारे असेसी क्या है? ईमानदार है, तो वो जो भी कहेंगे सही कहेंगे, है ना। तो असेसी को पहले तो ईमानदार मानो, उसको ये पावर दे दो कि आप खुद बताओ कितने की सेल किया, है ना। तो आप खुद बताओ कि पिछले महीने से 4 लाख की सेल हुई है, ठीक है, तो उस पर टैक्स बना के दे दो। ठीक। अब मान लो जीएसटी रिटर्न इस तरह से कई डीलर्स का आ गया, मैं कई फाइलें आ गई। अब उसमें से कोई एक फाइल में निकालूंगा, एक या दो तीन फाइल रैंडमली निकालूंगा, और उसमें स्क्रूटनी कर दूंगा। स्क्रूटनी मतलब समझते हो ना? चेक कर लूंगा, रियल में जाकर के उनके पास देख लूंगा, दिखाइए 4 लाख आप बोले थे, वो 4 लाख की सेल दिखाइए। अच्छा आपके पास तो ज़्यादा सेल दिख रही है, बात समझे कि नहीं समझे? और स्क्रूटनी करने से पता चला इन इतनी फाइलों में मैंने 3-4 फाइल निकाली आराम से रैंडमली इधर 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 से, और सबको चेक कर लिया, सब कुछ सही है, तो मान लेंगे सैम्पलिंग कर लिया, दैट मीन सब कुछ सही है। सब क्या है? सही है। तो सेल्फ असेसमेंट होगा। अगर उसमें तुम अगर पाए गए, उसमें अगर पकड़ाए गए, था कितना, 10 लाख की सेल दिखाए थे 4 लाख, तो सर जी ये जो पावर होता है ना, कहा जाता है पावर कम विद द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फिल्म आई थी
कौन सी? स्पाइडरमैन फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या बोलता है, जब उसको पावर मिलता है तो उसका जो बड़ो होता है अंकल, वो क्या कहता है, देखो दिस पावर कम विद द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुमको पावर मिला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, इसका सही यूज़ करना है। अगर इस पावर का सेल्फ असेसमेंट का अगर गलत यूज़ किए तो इसके अगेंस्ट बहुत पेनल्टीज भी भरनी पड़ सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए पावर का मिसयूज नहीं करना। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए डीलर सबको सही सही कोशिश करता है, दिखाए कहीं कुछ भी गलत ना हो। और आप लोग हैं ही उसी के लिए। ठीक है, तो अब यह है रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन। अब रिटर्न्स के बारे में और मतलब कहने का मतलब है क्या, अगर मैं रेगुलर डीलर हूं, कौन सा डीलर हूं? रेगुलर डीलर। तो मुझे हर महीने 3 रिटर्न्स फाइल करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं GSTR 1। GSTR 1 में हम क्या बताने वाले हैं गवर्नमेंट को? हम यहाँ पे देने वाले हैं सेल की डिटेल। किसकी डिटेल? डिटेल ऑफ सेल। डिटेल ऑफ सेल देने वाले हैं हर महीने। मान लो इसमें कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त शुरू हो गया ना, तो इस अगस्त में हम किस मंथ की डिटेल देंगे? पिछले महीने की, जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ में हमने कितनी सेल की, उसकी डिटेल हम देंगे किस फॉर्म में? GSTR 1 में। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो होती है 11 तारीख, यानी कि 11 अगस्त तक हमें क्या करना है? जुलाई मंथ की सेल की डिटेल गवर्नमेंट को दे देनी है ना? नेक्स्ट, GSTR 2A, ये क्या होता है? इसमें दिखता है हमारा परचेज, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप बस GSTR 2A में जाके बस चेक करना होता है। क्या करना होता है? चेक कि आपने जो जो परचेज किए हैं जिस डीलर से, क्या वो परचेज की डिटेल यहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना? तो नॉर्मली ये हम लोग चेक करेंगे 11 तारीख के बाद ही। 16 तारीख हम लिख दे रहे हैं, 16 तक आप इसको चेक कर लो। 11 तारीख के बाद ही चेक करोगे, क्योंकि जिनसे तुमने खरीदा उसने सेल किया है, वो सेल का डिटेल भरेगा 11 तारीख तक, तो तुम्हारे परचेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे ये कहती है हमको सेल किया इन्होंने, तो ये जब रिटर्न फाइल करेंगे तो मेरे ब्यौरे में अपने आप आ जाएगा कि मैंने इनसे परचेज किया, दैट्स इट। तो 2A में दिख जाएगा, है ना? और फिर एक और रिटर्न होता है GSTR फॉर रिटर्न 3B। इसको हम लोग बोलते हैं मंथली रिटर्न, यही होता है मंथली रिटर्न, यही लास्ट है। इसका जो डेट होता है ये होता है 20 तारीख, 20th, है ना? मंथली रिटर्न ये होता है हमारा, इसको हम लोग, और इसको आप ऐसे कह सकते हो ये कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट मतलब ये दोनों मिलाकर, समझे कि नहीं समझे? यहाँ क्या था? सेल का अलग, यहाँ क्या था? परचेज का अलग, यहाँ क्या हो गया? दोनों कंबाइन कंसोलिडेट डिटेल जाएगी GSTR 3B में। कब तक फाइल करना होता है? कायदे से हमें ब्यौरा 2 देना होता है। पहला ये करना है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ये करना है। ये जो बीच वाला है परचेज, वो तो बस चेक करना है। क्या करना होता है? ये सब जो रिटर्न फाइल करते हैं सब निकाल आप अपना बनाइए, चाहे मैनुअली चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कि टैली। टैली क्या है? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और ये है GSP भी। सर GSP क्या होता है? GST सुविधा प्रोवाइडर। यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जिसके जरिए आप एंट्री करने के बाद आप GSTR 1 निकाल सकते हो और उसको अपलोड कर दो। आपने एंट्री करी रखी है सारी सेल की, महीने की, अगस्त की, आप सीधे क्या करो, सेल का रिटर्न GSTR 1 वहां से जनरेट कर सकते हो। कहाँ से? टैली से, और सीधे अपलोड कर दो। फिर 2A तो करना नहीं अपलोड, वो तो बस चेक करना है। और फिर ये GSTR 3B, ये भी आप टैली से जनरेट करके आप 20 तारीख के पहले अपलोड कर दो। 20 तारीख लास्ट डेट है ना? तो हर महीने ये 3 रिटर्न्स आपको फेस करने हैं, GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 3B, जिसमें फाइल कितना करना है? फाइल तो 2 ही करना है, GSTR 1 11 तारीख और GSTR 3B 20। हर महीना ये ब्यौरा आपको देना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्व तो सर ब्यौरा देते कहाँ है? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, www.gst.gov.in, गवर्नमेंट की साइट है ना? तो इस वेबसाइट पे जाते हैं, जितने भी रजिस्टर्ड डीलर होता है उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। क्या होता है?
इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद वहीं पे बटन होते हैं फाइल रिटर्न। कौन सा बटन होता है? फाइल रिटर्न। और जैसे ही फाइल रिटर्न पे जाते हो वहां ऑप्शन आ जाता है इन तीनों का, क्या तुम चेक क्या करना चाहते हो। ठीक, तो वो तो देखेंगे, है ना। फिलहाल तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीएसटीआर 1 में क्या आता है? सेल की डिटेल। जीएसटीआर 3 में क्या आती है? परचेज सेल्स दोनों, परचेज सेल्स दोनों कंसोलिडेट। और जीएसटीआर 2A में क्या आता है? परचेज की डिटेल। तो समझ लो ये रिपोर्ट हो गई तुम्हारी। जैसे तुम क्या करते हो, अभी तक एंट्री करते जाके डिस्प्ले डे बुक चेक करते हो, जो कि बहुत ही गंदी रिपोर्ट होती है। मैं कभी डिस्प्ले डे बुक जल्दी नहीं चेक करता। आप लोग जब भी कोई एंट्री करते हो, मैं चाहता हूं आप लोग जाके देखो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट हुआ उस एंट्री का। वो सही तरीका होता है। अब जब यहां करोगे जीएसटी में, तो जैसे आपने सेल्स की एंट्री की, आप जाके चेक करो जीएसटीआर 1 में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कोई परचेज की एंट्री चढ़ाए तो जाके देखो जीएसटीआर 2A में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इवन तो 3B में भी जाके देखो दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। समझ लो ये तुम्हारा रिपोर्ट हो गया। कोई एंट्री तुमने सेल की बट जीएसटीआर 1 में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुमने एंट्री में कुछ गलती की है। क्योंकि जो सेल की एंट्री है वो इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? सीधे सीधे जीएसटी। अभी पीएल चेक कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब एक और चीज चेक करोगे, जीएसटीआर 1 भी चेक करोगे। ठीक है ना, जीएसटीआर 1 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जीएसटी रिटर्न्स का कुछ सैंपल है, इसको बाद में देखेंगे। जीएसटीआर 1 दिख ही रहा है। कब तक करना होता है? ऑन 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एवरी डीलर इज लाइबल टू फाइल द रिटर्न। जीएसटीआर 1 में हम क्या देते हैं? सेल की डिटेल। जीएसटीआर 2A क्या करना होता है? 11 to 15, मैंने 16 लिख दिया। टू द नेक्स्ट मंथ एवरी डीलर इज लाइबल टू चेक परचेजेस। क्या चेक करना है? परचेज। जो कहाँ दिखता है उसके? 2A में। 11 के बाद ही देखना। नेक्स्ट, ऑन बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एवरी डीलर इज लाइबल टू डू। उसको जीएसटीआर 3B फाइल करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब 3B फाइल करोगे तो उसमें उसी में आपका बनता है टैक्स। आपने साहब 1 लाख रुपए आपका आउटपुट टैक्स बना था, 80,000 रुपये आपका इनपुट टैक्स था, माइनस हो गया तो कितना बचा? 20,000 रुपये। अब आपको वो पे करना है। तो जब आप यहाँ पे 3B फाइल करने जाओगे, कहेगा 20,000 पहले पे करो। उसमें एक बटन होता है फाइल रिटर्न, वो हाईलाइट ही नहीं होगा। उसके पहले जैसे ये बटन होता है क्रिएट चालान। क्या होता है? तो चालान नंबर यही है। जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करने का जो चालान होता है वो है जीएसटी पीएमटी 06। पीएमटी मतलब पेमेंट। तो जीएसटी पीएमटी 06 चालान जनरेट करते हैं, उसमें 20,000 गवर्नमेंट को पे करते हैं, तब जा करके हमें वो फाइल रिटर्न बटन हाईलाइट होगा, फाइल करोगे, ताकि गलती से भी कोई बिना टैक्स दिए रिटर्न फाइल ना कर सके। पहले होता था दोनों अलग अलग, तो पता लगा किसी ने फाइल कर दिया, बाद में पैसा जमा कर रहे हो तो गवर्नमेंट कनेक्ट नहीं कर पाती थी। अब क्या है, बिना पे किए तुम रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हो। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पहले पहले पैसा, बाद में ब्यौरा। पहले पैसा दो फिर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन देंगे। ये नहीं कि पहले रिटर्न फाइल कर दो फिर बाद में ब्यौरा ना। जैसे भाई यूपी पुलिस है, पहले डंडा मारती है फिर पूछती है मैटर क्या था। ठीक है ना, नहीं समझे? तो वैसे ही है, पहले पैसा दो फिर रिटर्न फिर ब्यौरा दो। तो यहां तक समझ में आ गया सब लोग को? कहीं कोई दिक्कत? बस ये था हमारा कंप्लीट जीएसटी का बेसिक पॉइंट। अब आप लोग को अपने लिए बता दे रहा है, प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। आप लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स अपने आप को बना सकते हो, लेकिन उसके लिए अगेन मैं कह रहा हूँ आपको जीएसटी लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन एनरोलमेंट ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर। जैसे आपको बता दूं, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है जो लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है? या तो बीकॉम हो, या तो एमकॉम हो, या तो बीबीए हो, या तो या तो एमबीए हो, एलएलबी किए हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या तो कंपनी सेक्रेटरी हो, या आईसीडब्ल्यू हो। तो जहाँ सीए बैठा है वहीं बीकॉम वाला भी बैठा है। आप भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, वो भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर में? लेकिन जाहिर सी बात है, जीएसटी प्रैक्टिशनर में जब रजिस्ट्रेशन लेते हो, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा है, वो रिटायर हो गया, आप चाहता है चलो वो बैठ के लोग का रिटर्न फाइल वहाँ से भी कुछ पैसा कमाए, कर सकता है वो भी, है ना। तो जीएसटी प्रैक्टिस में जब रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वो लोग एक टेस्ट भी लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट। ये गवर्नमेंट का टेस्ट होता है जीएसटी डिपार्टमेंट का। वो टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो तुम क्या बन जाओगे? तुम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाओगे। और फिर तुम अपना एक, जैसे सीए अपना लाइसेंस लेकर के जीएसटी प्रैक्टिशनर को वैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जैसे दुकानदार वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है,
वैसे 15 डिजिट का आपको भी कोड मिल जाएगा। अब आप कोड अपना लगाइए, अपने घर में चाहे काम करिए, चाहे कहीं जब बढ़ जाए काम तो जाके एक ऑफिस छोटा सा ले लीजिए, वहां पे बैठ के अपना काम करिए। बात समझे? बट सर मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं क्या करूं? कोई टेंशन नहीं है, विदाउट क्वालिफिकेशन यू जस्ट लर्न द जीएसटी। अच्छे से समझिए, अच्छे से समझने के बाद आप भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लाइसेंस ले, बिना लाइसेंस के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं, हालांकि मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं तो चाहूँ तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, बट मैंने बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए मैं बहुत सारे क्लाइंट का जीएसटी का भी रिटर्न फाइल करता हूँ। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का वो पर मतलब कर सकते हैं आप एक बढ़िया जैसे ना, क्योंकि मेरा तो काम मेनली ट्रेनिंग है। बात समझे? कोई क्लाइंट आके तो मेरा नहीं ना वो लाइसेंस नंबर देखेगा या समथिंग है, तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को बस वॉलेंट्री क्लाइंट मिलते हैं, अपनी इच्छा से जो क्लाइंट लेना चाहता हूँ लेता हूँ, जिनको नहीं लेना होता हूँ कह देता हूँ पड़ोसी के यहाँ चले जाइए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है क्या, आप रजिस्ट्रेशन ले भी सकते हो, और नहीं अगर नहीं लिए हो तो आपको जीएसटी अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा। सही कि नहीं सही है? तब भी आप काम कर सकते हैं, बस आपको वो लाइसेंस नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है? और आप तक कोई आप तक पहुंचना चाहता है ना, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन लेने से बस क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। वो फ़ायदा बस ये है कि आप जब यहाँ पे जाएंगे gst.gov.in पे, है ना, तो यहाँ पे लॉगिन होगी नहीं, वो तो रहेगा ही, छोड़िए। आपको, मुझे क्या चाहिए, सर्च टैक्स पेयर। एक टैक्स पेयर को क्या चाहिए? सर्च टैक्स पेयर सर्च कर रहे हो। अब इसी में होता है क्या, जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए भी होता है। टैक्स पेयर, अच्छा वो ऑप्शन कहाँ है? हाँ, लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर, जीएसटी पी देखना है आपको। तो मुझे जीएसटी प्रैक्टिशनर कहाँ पे, मुझे को अपने एरिया में चाहिए। तो एक बिजनेसमैन अपने एरिया के वाइज ढूंढेगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अरे क्लिक हो जाओ, हाँ। फिर इसके बाद अपना स्टेट बता दो। स्टेट है मेरा उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट क्या है? गोरखपुर। पिन कोड क्या है? 273015। मैंने अपने साइड का लिख दिया। फिर मुझे यहीं का चाहिए बस, जो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर हो। नेम मुझे नहीं पता, सर्च करता हूँ तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। गौतम सिन्हा है, ये है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, यानी बी कॉम एम कॉम इन्होंने किए रखा है। और ये भाई साहब ने जीएसटी प्रैक्टिशनर, इनका जीएसटी नंबर है, मतलब इनका जीएसटी प्रैक्टिशनर नंबर है, वही 15 डिजिट का। और एड्रेस है ये रीता सिन्हा नियर अंबिका शिखा निकेतन हुमायूंपुर नॉर्थ गोरखपुर। ठीक है, बढ़िया। इनका जीमेल आईडी मिल जाएगा, यहाँ का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। कॉल करिए, कनेक्ट करिए और अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कराइए। समझ रहे? मैं आपको बता दूं, डीलर को भी ये नहीं पता है। डीलर को भी ये नहीं पता है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये सिर्फ हम लोग को पता है। अब क्या है, प्रतीक कुमार सिंह, ये तो मैक्सिमम तुम्हें ग्रेजुएट मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे, यानी बी कॉम एम कॉम या बीबी एम बी ए, है ना, इस तरह के लोग। एडवोकेट भी हैं जिन्होंने एलएलबी कर रखा है, वो भी। कोई सीए मिला अभी तक? लेकिन हाँ, सीए भी जीएसटी का काम तभी देख सकता है जब वो जीएसटी प्रैक्टिशनर में रजिस्ट्रेशन ले। उसे भी नहीं, हर एक सीए आ करके जीएसटी प्रैक्टिशनर में पहले उसने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उसने ये काम शुरू किया। ये देखो, है मिला चार्टर्ड अकाउंट, ये देखो, जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है वहीं पे देखो ये ग्रेजुएट बंदा भी बैठा है। नहीं समझे? पहले लोग कहते थे बीकॉम में क्या, बीकॉम के बाद क्या। अब कह सकते हो हाँ, बीकॉम के बाद बहुत कुछ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप भी अपनी ऑफिस खोल सकते हो, आप भी अपना सारा काम, लेकिन हाँ उसके लिए आपको जीएसटी की अच्छी नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है ना, जो कि मैं किस में पढ़ाता हूँ, जीएसटी लॉ में। और जीएसटी लॉ किस में है, एमसीएफए कोर्स में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? टैली में हम क्या पढ़ेंगे, टैली में हम सब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जीएसटी को टैली में हम करते कैसे हैं और रिटर्न जनरेट कैसे करते हैं, वो जीएसटी आर वन जनरेट कैसे करते हैं, लेकिन वो जीएसटी आर वन अपलोड कैसे करते हैं। टैली का जितना पार्ट है, टैली ने जीएसटी आर वन जनरेट कर दिया, अब उसको अपलोड कैसे करना है रिटर्न को, वो हम लोग जीएसटी लॉ में पढ़ाते हैं।
और जीएसटी लॉ में सिर्फ इतना ही जीएसटी नहीं है, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा है जीएसटी लॉ, वो थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए कि नहीं समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो ये एक नई चीज़ तुम लोग को सीखने को मिला ना, कि यहाँ से बैठ के हम लोग किसको सर्च कर सकते हैं? जीएसटी प्रैक्टिशनर कहाँ गया ये? हाँ, फर्स्ट में था, यूजर सर्विस में लोकेट। और दूसरा नंबर, तुम कहीं बैठे हो, खाना खा रहे हो, जीएसटी उसका नंबर दिख रहा है, वो जीएसटी तुमसे वसूल रहा है, और तुम्हें कुछ डाउट हो रहा है, तो तुम उसका तुरंत जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हो कि वो जीएसटी नंबर सही है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहते इतनी छोटी दुकान जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लिया, लाओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाओ, उसका जीएसटी नंबर जो भी उसके बिल पे लिखा है वो टाइप करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बता देगा वो जीएसटी नंबर कहाँ का है। तो यहाँ तक काफ़ी समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो कोई क्वेरी है किसी की? कोई क्वेरी नहीं है? पक्का? तो कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट फॉर्म, व्हाट इज द डेट फॉर्म फ्रॉम विच जीएसटी इज एप्लीकेबल इन टू इंडिया? सीमा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 2017। ठीक है ना? जुलाई में, 9 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है। गवर्नमेंट समझ गई थी इनका बर्थडे है, इसी मंथ में हमको शुरुआत करना है, तो उन्होंने 1 जुलाई को शुरू कर दिया। तो ये तो हो गया 1 जुलाई, है ना? और 2017 कब आया था? 2017। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटर स्टेट सप्लाई? व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? संभवी, कहानी खत्म, पैसा हजम। आप बताइए लाइबा। जब एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाता है तो वहाँ क्या लगता है? आईजीएसटी लगती है, दैट दिस इज कॉल्ड, वहाँ तो आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर स्टेट का मतलब सिंपल सा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान सप्लाई करोगे तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, मैंने तो अभी बता दिया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो क्वेश्चन पूछना नहीं बनता। व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? ठाकुर जी, शाबाश। आप बताइए अमन। हम्म, एक ही स्टेट के अंदर जब सप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही, विद इन ए स्टेट अगर कोई हम सप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कभी कभी लोकल सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल सप्लाई। विच गवर्नमेंट कलेक्ट आईजीएसटी? पीछे, हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोल? एलिजबा, बिल्कुल सही। तो इतना धीरे आवाज में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें नॉलेज हो चुका है, तुम बोलो जीएसटी नहीं लगता इसके ऊपर। तो जीएसटी का रेट कहाँ से हम बता दें? अभी भी इसके ऊपर पुराने जीएसटी, पुराने टैक्सेस लग रहे हैं, वैट और एक्साइज। एकदम सही। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन गोल्ड? कशिश, पहले तो 5 बोले थे ना, रोजमर्रा की चीज है। चलो जी ठीक है, सही है, 3%। कितना है? 3%। गोल्ड के ऊपर कितना है? फीमेल्स को खासकर याद रहना चाहिए, ठीक है ना, कि गोल्ड के ऊपर कितना जीएसटी रेट है? 3%। क्लियर? संदीप, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन, सॉरी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का कोई एग्जाम्पल दोगे? आप बताइए, आप बताइए हिमांशु, कंपोजिट सप्लाई का कोई एग्जाम्पल। मैं कंपोजिट डीलर नहीं, बहुत से लोग कंफ्यूज, कंपोजिट डीलर और कंपोजिट सप्लाई दोनों अलग अलग चीज है। हिमांशु, एग्जाम्पल बताओ। बताइए अलिस्बा। बिल्कुल सही, एसी खरीद रहे हैं तो वो भी क्या है? कंपोजिट सप्लाई। क्योंकि एसी आता है, उसके साथ कई कंपोनेंट्स आते हैं साथ में। लैपटॉप, बिल्कुल सही, लैपटॉप है ना, लैपटॉप के साथ जैसे उसका चार्जर होता है, ये सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज जीएसटी? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करिए, हैंड्स। ध्यान रहे, जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, जीएसटी की मीनिंग पूछ रहा हूँ। अब रेज योर हैंड्स, अब रेज योर हैंड्स।
बताइए। हम्म। और हाँ, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टैक्स, बेस्ड टैक्स charged on supply of goods and services. GST is a destination based tax charged on supply of goods and services. बस इतना ही याद रखना है, इसे दिमाग रखना है। दो शब्दों को हाईलाइट करना है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, और दूसरा किस पे लगता है, सप्लाई पे। और सप्लाई किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस। बस इतना ही दिमाग में रखना है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन? सीमा 40 लाख नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और स्पेशल स्टेट कैटेगरी में जो आते हैं वो 20 लाख। बिल्कुल सही। सांभवी, व्हाट इज आईटीसी? कल नहीं आई थी ना, देखे, नहीं आने का ये नुकसान होता है। लाइबा, थोड़ा सा उल्टा हो गया। इनपुट में से आउटपुट नहीं, आउटपुट टैक्स में से जब इनपुट टैक्स को हम रिड्यूस करते हैं, व्हेन वी रिड्यूस इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स, ये इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, पहले शब्द इनपुट लगेगा। लेकिन हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, जब हम आउटपुट में से इनपुट टैक्स लेस करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आईटीसी लेना। ठीक है ना। बिफोर जीएसटी विच टैक्स वाज चार्ज्ड इन इंडिया? ठाकुर जी, क्या लगता था, वैट लगता था। बिल्कुल सही। हाँ। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट कोई बताएगा? नहीं, क्योंकि मैंने इसका जनरल मीनिंग समझाया था। आई थिंक ये टेक्निकल वर्ड है, इसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन। क्या बोलते हैं? जब एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्सेस लगते हैं, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। समझ गए? हाँ। तो इसमें क्या होता है, एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्सेस ले रहे हो, तो व्हाट इज दैट, कैस्केडिंग। इसी को क्या बोलते हैं, डबल टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, डबल टैक्सेशन। नाउ नेक्स्ट, गुड्स सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़ टू अंडमान निकोबार, इस पे क्या लगेगा, कौन कौन सा टैक्स? अच्छा, मेरे पूरे लाइफ में आज तक इस क्वेश्चन का जवाब सही किसी ने नहीं दिया। सर जी, अंडमान निकोबार से अगर चंडीगढ़ जा रहा है तो बॉर्डर क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? बॉर्डर क्रॉस होगा कि नहीं होगा? और बॉर्डर क्रॉस होगा तो क्या लगेगा? तो काहे को यूटी जीएसटी लगा रहे हो साहब? यूटी जीएसटी कब लगता है, जब स्टेट के अंदर कोई सप्लाई हो रही होती है। यूटी जीएसटी कब लगता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर जब कोई सप्लाई होती है तब सीजीएसटी के साथ यूटी जीएसटी लगती है। स्टेट के अंदर जब सप्लाई होती है तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगती है। और जब कोई चीज अंडमान निकोबार से चंडीगढ़ जा रहा है साहब, आपने बस देखा, अरे यार यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगा दो रे, ऐसे थोड़ी ना होता है। यूनियन टेरिटरी ने बॉर्डर क्रॉस किया ना तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। समझ रहे आप लोग, फ्लो में चले गए, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीजीएसटी? तो यहाँ पे होता है हमारी ये पीपीटी समाप्त। तो इतना जो बेसिक नॉलेज था हम लोग को जीएसटी लेना था, जिसको टैली से पढ़ने हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग अब टैली में पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक्स।